हाय, इस वीडियो से हम समझेंगे फंडामेंटल राइट्स। तो देखिए, फंडामेंटल राइट्स जो है, फंडामेंटल का क्या मतलब होता है? ऐसे राइट्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते, बहुत इसेंशियल होते किसी भी ह्यूमन बींग का ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए। जैसे कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो सकता है, मटेरियल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो सकता है, या मोरल डेवलपमेंट। इस टाइप के डेवलपमेंट के लिए जो राइट्स संविधान द्वारा प्रोवाइड किए जाते इंडिविजुअल के लिए, उसको फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। और भारतीय संविधान में ये पार्ट 3 में इसको बताया गया है, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 इसमें है फंडामेंटल राइट्स। जो यूएसए में है बिल ऑफ राइट्स, उसी से इंस्पायर होके ये फंडामेंटल राइट्स का प्रोविज़न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में लाया गया है। इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब मैग्ना कार्टा का क्या मतलब है, क्या होता है? 15 जून, ओके, 15 जून 1215 1215 में क्या होता है, इंग्लैंड के अंदर में जो इंग्लैंड का राजा था उसके ऊपर कुछ कानूनी ऑब्लिगेशन लेके आते हैं। मतलब उसको लॉ के अंदर में रखा जाता है, रेस्ट्रिक्ट किया जाता है उसके पावर को थ्रू डॉक्यूमेंट, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट, एक ऑफिशियल रिटर्न डॉक्यूमेंट के बेस पे जो इंग्लैंड का राजा था उसके पावर को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, उसको ही मैग्ना कार्टा कहा गया है। तो सेम वे जो फंडामेंटल राइट्स है, ये क्या करता है, जो आर्बिट्री नेचर होता है स्टेट का, मतलब ये कि अगर स्टेट आर्बिट्री नेचर करे, ज़बरदस्ती कुछ काम करने की कोशिश करे, तो उसको रोकने के लिए मेनली फंडामेंटल राइट्स हमें हेल्प करेगी। तो इसीलिए इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसका एम क्या है इस फंडामेंटल राइट्स का? इसका एम यही है कि एक इस्टेब्लिश करना गवर्नमेंट ऑफ लॉ को, नॉट अ मैन। मतलब जो गवर्नमेंट होगा वो लॉ के बेस पे बनेगा, ना कि मैन के बेस पे। तो मैन का जो आर्बिट्री नेचर होगा उसके बेस पे नहीं, बल्कि लॉ के कानूनन बेस पे गवर्नमेंट चलेगा। उसी का मेनली मकसद होता है संविधान का, और यही इस फंडामेंटल राइट्स का भी यम है। ठीक है, अब देखिए, ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये गारंटेड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ताकि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो किसी के ऊपर में। ये इक्वेलिटी को मेंटेन करता है इंडिविजुअल के, एज वेल एज इंडिविजुअल की डिग्निटी को भी बनाए रखता है, और जो लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट होता है उसके अंदर में यूनिटी को भी मेंटेन रखता है दिस फंडामेंटल राइट्स। तो ये इसका फंडामेंटल राइट्स देने का सबसे इम्पोर्टेंट जो वजह है, दैट इज़ द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करना, और जो ऑथोरिटेरियन डिस्पोटिक रूल होगा कंट्री का, उससे प्रिवेंट करना इस फंडामेंटल राइट्स का मकसद है। ताकि इससे क्या हो जाएगा, एक लिमिटेशन बना रहेगा, लिमिटेशन ऑन दी गवर्नमेंट एक्शन, गवर्नमेंट के एक्शन के ऊपर में लिमिटेशन लाने के लिए ये फंडामेंटल राइट्स लाए गए हैं। तो फंडामेंटल राइट्स गारंटेड होते, प्रोटेक्टेड होते संविधान के द्वारा, अभी हम आगे देखेंगे। उसके बाद ये क्या है, ऑलराउंड डेवलपमेंट करता है, जो कि मैंने बताया स्पिरिचुअल, मटेरियल, इंटेलेक्चुअल, मोरल, ये सभी डेवलपमेंट करता है। अब हम समझेंगे अपने संविधान के अंदर जो लिखे गए 6 फंडामेंटल राइट्स है। ओरिजिनली ये 7 फंडामेंटल राइट्स थे, जिसमें से जो राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी, इसको क्या किया गया, इसको हटा दिया गया है। तो अभी फिलहाल में संविधान के अंदर में 6 राइट्स है। एक पहला राइट्स है राइट टू इक्वेलिटी, एक्चुअली ये टाइप है, ठीक है, ये 6 टाइप है राइट्स की। जो फंडामेंटल राइट्स है इसके 6 टाइप है। तो राइट टू इक्वेलिटी, जिसके अंदर में आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 तक राइट टू इक्वेलिटी का प्रोविज़न लिखा गया है। उसके बाद राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम के सेंस में आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 तक लिखा गया है। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ओके, इससे अगेंस्ट में, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में राइट है, जो कि आर्टिकल 23 एंड 24 में लिखे गए। देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28। देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। एट लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 32। तो ये सभी राइट्स को हम वन बाय वन डिटेल में इसको समझेंगे। आर्टिकल 14 में क्या लिखा है, 15 में क्या लिखा है, 16 में क्या लिखा है, 17 में क्या लिखा है, इस टाइप से हम डिटेल में आर्टिकल 32 तक सभी आर्टिकल को हम डिटेल में वन बाय वन आने वाली वीडियोस में समझेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम फीचर्स समझ लेते हैं, इस फंडामेंटल राइट्स के क्या क्या फीचर्स है।
देखिए ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये सिटीजन के लिए है, जो इंडियन सिटीजन है उनके लिए ये फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल है। लेकिन ऐसे भी कुछ राइट्स है जो फॉरेनर के लिए भी है और लीगल पर्सन के लिए भी है। तो पहला फीचर्स ये हो गया। दूसरा फीचर्स क्या है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है। इसका मतलब ये कि स्टेट जो है एज पर द लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए या किसी वजह से इसके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लेके आ सकता है। तो ये एब्सोल्यूट नहीं है। दिस इज द सेकंड फीचर्स। देन थर्ड फीचर क्या है, मेनली जो आर्बिट्री एक्शन होता है, जबरदस्ती वाला जो एक्शन होता है स्टेट का, उसके अगेंस्ट में इसको रखा गया है ताकि जो स्टेट है वो आर्बिट्री एक्शन ना ले सके, इसीलिए ये फंडामेंटल राइट्स है। तो ये एक फीचर बन जाता है फंडामेंटल राइट्स का, दैट इट अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन ऑफ द स्टेट। देन इसके अंदर में फंडामेंटल राइट्स में कुछ पॉजिटिव कैरेक्टर है, कुछ निगेटिव कैरेक्टर है। पॉजिटिव कैरेक्टर से मतलब ये होता है कि स्टेट जो है, स्टेट क्या करेगा, कुछ पॉजिटिव एक्शन लेगा, मतलब ये कि कुछ वेलफेयर एक्टिविटीज को प्रमोट करेगा, दैट इज द पॉजिटिव कैरेक्टर। एंड निगेटिव कैरेक्टर क्या आता है इसमें, निगेटिव कैरेक्टर से ये मतलब होता है कि स्टेट के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, रेस्ट्रिक्शन, ओके, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, तो वो निगेटिव कैरेक्टर के अंदर इसको डिनोट किया जाता है। देन फंडामेंटल राइट जो है वो जस्टिसेबल है। जस्टिसेबल का मतलब ये है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते तो आप कानूनन अधिकार के थ्रू उससे अपने राइट्स को पा सकते हैं। मतलब ये कि आप कानून का हेल्प ले सकते टू गेट दैट फंडामेंटल राइट्स। देन इसको डिफेंड और गारंटी देता है सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर ये है कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसको डिफेंड करने का और उसको उसको गारंटी के साथ प्रोवाइड करने का पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। देन ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये कर्टेन हो सकते हैं। इसका मतलब ये कि परमानेंट नहीं है, इसमें कुछ कर्टेन अमेंडमेंट या मॉडिफिकेशन हो सकता है, ठीक है, बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जो कि ठीक है 368 के थ्रू जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है आर्टिकल 368 के थ्रू, उससे इसको कर्टेन किया जा सकता है। लेकिन बशर्त इसमें एक कंडीशन ये है कि जो फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट हो, मतलब फंडामेंटल राइट्स को अगर कर्टेन किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो उसको नल एंड वाइट किया जाएगा। लेकिन कुछ सेंस में ये कर्टेन हो सकते हैं। देन कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स है जो सस्पेंड भी होते हैं, जैसे आर्टिकल 19 हो गया, ऑटोमेटिकली सस्पेंड होता है। तो ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी 352, आर्टिकल 352 के जरिए नेशनल इमरजेंसी लगती है, उस समय जो फंडामेंटल राइट्स है इसको सस्पेंड किया जा सकता है। देन आर्टिकल, ये क्या है, मेनली फीचर्स पढ़ रहे हैं हम कि फंडामेंटल राइट्स के क्या क्या फीचर्स है। अभी देखिए आर्टिकल 33 में क्या लिखा है। आर्टिकल 33 में ये लिखा है कि पार्लियामेंट जो है कुछ रेस्ट्रिक्शन लेके आ सकता है, किन के ऊपर, जो जो पर्सन या जो मेंबर आर्म फोर्स के हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के या पुलिस फोर्स या बोल सकते हैं हम इंटेलिजेंस एजेंसीज, तो इन सभी के मेंबर्स के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लाने के लिए पार्लियामेंट के पास पावर है थ्रू दिस आर्टिकल 33। देन आर्टिकल 34 क्या बोलता है कि अगर देश के अंदर में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस, जिसके वजह से मिलिट्री रूल को लेके आना पड़ता है, मिलिट्री रूल मार्शल लॉ बोलते हैं जिसको, तो इस सेंस में जो पावर दिया गया है दैट इज अंडर आर्टिकल 34। तो ये भी एक फीचर बन जाता है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का। देन क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा रहा है, या बोल सकते हैं हम इसमें वायलेट हो रहा है फंडामेंटल राइट्स, या इसको फंडामेंटल राइट्स को सप्रेस किया जा रहा है बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजन। 33 में बिकॉज ऑफ द मिलिट्री, मतलब पैरामिलिट्री आर्म फोर्स, तो इस तरह से आर्म फोर्स के होने के वजह से आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट क्या कर सकती है, पार्लियामेंट उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लेके आ सकती है। सेम वे जब देश के अंदर एबनॉर्मल सिचुएशन आ जाती है तब मिलिट्री रूल लगेगा, तब आपके जो फंडामेंटल राइट्स है वो क्या हो सकते हैं, उसको कम किया जा सकता है या उसके ऊपर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लेके आ जा सकता है। देन आर्टिकल 35 क्या बोलता है, 33 बताया मैं, 34 बताया। अभी 33 ये बोलता है कि फंडामेंटल राइट जो होते हैं, कुछ जो होते हैं वो डायरेक्टली इन्फोर्सेबल होते हैं, सेल्फ एग्जीक्यूटरी होते हैं, जैसे राइट टू इक्वेलिटी हो गया। तो राइट टू इक्वेलिटी क्या है, ये इसके लिए अलग से कुछ लेके आने की जरूरत नहीं, प्रोविजन जिसके जरिए फिर फंडामेंटल राइट, मतलब फंडामेंटल राइट्स में जो राइट टू इक्वेलिटी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट है
क्योंकि संविधान में लिखा गया, फंडामेंटल राइट्स में लिखा गया कि राइट टू इक्वेलिटी है। इट मीन्स व्हाट, आपके पास ये क्या है, एक डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव, मतलब ये डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, इसको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, कि मतलब स्टेट को अलग से बताने की जरूरत नहीं कि अभी हमने ये प्रोवाइड किया है आपके लिए तो भी आपका ये राइट टू इक्वेलिटी हो आ गया, ऐसे नहीं। ठीक है, और कुछ ऐसे भी प्रोविजंस होते हैं फंडामेंटल राइट्स के अंदर में जो जो कि स्टेट का इंटरवेंशन जरूरी होता है टू एग्जीक्यूट दैट फंडामेंटल राइट्स। जैसे कि आर्टिकल 21 ये है, आर्टिकल 21 में क्या है, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन है। अब राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन तो दिया है स्टेट ने, लेकिन अगर वो स्कूल बनाएगा नहीं, बच्चों को कुछ न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करेगा, बच्चों को प्रमोट नहीं करेगा स्कूल जाने के लिए, तो फिर वो हम फंडामेंटल राइट्स को, मतलब इसके लिए एक स्पेशल अटेंशन की जरूरत होती है स्टेट की, जिसमें अलग से स्टेट को फिर एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है टू एग्जीक्यूट दिस 21A। इसी तरह से 23 होता है, 24 होता है। ओके, तो 23 में क्या होता है, जैसे प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। 24 में प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री। तो इसके लिए अलग से सरकार को काम करना पड़ता है, तो ये डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली एग्जीक्यूटिबल नहीं है। तो ये मेनली हम क्या पढ़ रहे हैं, फीचर्स पढ़ रहे हैं कि आर्टिकल 33 में किस तरह से फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लेके आया जा सकता है, 34 में, 35 के लिए कैसे कुछ जो आर्टिकल होते हैं वो डायरेक्टली एग्जीक्यूटिबल होते हैं, सेल्फ एग्जीक्यूटरी बोलते हैं जिसको, या कुछ कुछ ऐसे होता है जिसके लिए स्पेशल पार्लियामेंट का और लेजिस्लेशन की ज़रूरत पड़ती है, एक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से मेनली फीचर्स है। तो ये थे फीचर्स। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। स्टेट क्या होता है, अगर हम बार बार स्टेट वर्ड यूज़ करेंगे इस फंडामेंटल राइट्स के सेंस में कि जो स्टेट है ये नहीं कर सकता है, स्टेट वो नहीं कर सकता है, स्टेट ये वेलफेयर प्रोवाइड करेगा, तो इस स्टेट का मतलब क्या है, मेनली स्टेट कौन है, इसको डिफाइन किया गया आर्टिकल 12 के अंदर में। स्टेट की डेफिनेशन बताई गई है। तो स्टेट कौन है, जो भी एग्जीक्यूटिव या जो लेजिस्लेचर, चाहे यूनियन का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, तो ये सभी स्टेट के अंदर आते हैं। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, यूनियन एंड स्टेट, दोनों गवर्नमेंट का, तो ये आते स्टेट के अंदर में, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट के अंदर में ये आते। देन जितने भी लोकल अथॉरिटीज़ होते हैं, जैसे म्यूनसिपालिटीज़ हो गया या पंचायत हो गया या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या कोई इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है, तो ये सभी किसके डेफिनेशन में आएंगे, स्टेट के डेफिनेशन। इनको स्टेट बोला जाएगा, म्यूनसिपालिटीज़ को भी स्टेट बोला जाएगा, पंचायत को भी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को भी, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हो गया, इनको स्टेट बोला जाएगा। या ऐसी कोई अदर अथॉरिटी जैसे जो स्टैट्यूटरी है या नॉन स्टैट्यूटरी, मतलब जो कानूनन लिखा गया है पार्लियामेंट द्वारा या जो पार्लियामेंट द्वारा नहीं भी लिखा गया है, जैसे LIC हो गया, ONGC हो गया, सेल हो गया, ये सभी इनके जो भी एक्शन होंगे, ओके, तो वो भी एक्शन अगर वायलेट करते फंडामेंटल राइट्स को, देन दैट आल्सो कम इनटू द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो इनको भी स्टेट बोला गया, इनकी भी एक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। या ऐसी कोई प्राइवेट बॉडीज़ या एजेंसी जो मेनली स्टेट के साथ मिलके काम करती है, तो ये भी स्टेट के डेफिनेशन में आएगी। तो मेनली ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्टेट क्या है, तो स्टेट ये सभी लोग हैं। तो इनके जो एक्शन है ये मेनली चैलेंज किए जाएंगे कोर्ट में। अगर ये वायलेट करते आपके फंडामेंटल राइट्स को, तो आपके फंडामेंटल राइट्स को अगर वायलेट करते हैं तो इनके एक्शन को चैलेंज किया जा सकता है, ये स्टेट के एक्शन को। तो स्टेट के अंदर ये सभी लोग आते हैं। तो ये था डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, जो कि मेनली आर्टिकल 12 के अंदर में लिखा गया है। अब हम समझेंगे लॉ क्या है। तो लॉ क्या है, ये लॉ की डेफिनेशन आर्टिकल 13 में है। तो इसके अंदर मेनली आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू की बात की गई, जो डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू है, डायरेक्टली ना बट इनडायरेक्टली। तो जो भी लॉ बनाया जाएगा वो अगर कॉन्ट्रावर्सी होगा टू द फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को अगर वायलेट करता होगा, तो फिर उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा थ्रू दिस आर्टिकल 32 बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 226 बाय द हाई कोर्ट। तो लॉ मतलब क्या है, इनके द्वारा, ये जो स्टेट बताया मैंने यहाँ पे, इनके द्वारा जो लॉ बनाया जाएगा वो अगर वायलेट करता है फंडामेंटल राइट्स को, तो आप आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये लॉ मतलब क्या है, मेनली यही हम इसके डेफिनेशन को समझेंगे। सबसे पहले तो हमने स्टेट को समझा, स्टेट मतलब कौन होता है। अब हम समझ रहे लॉ मतलब क्या है। तो देखिए लॉ क्या है, मेनली जो पार्लियामेंट या जो स्टेट लेजिस्लेचर
जो भी कानून लेके आएंगे उसको हम इन द डेफिनेशन ऑफ द लॉ हम इंक्लूड कर सकते हैं। या कोई ऑर्डिनेंस है, प्रेसिडेंट या गवर्नर द्वारा लेके गया, या कोई ऑर्डर है, या कोई बाय लॉ है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, या ऐसी कोई नोटिफिकेशन है, जैसे मान लीजिए यूपीएससी कोई नोटिफिकेशन निकालता है और उस नोटिफिकेशन में, या कोई स्टेट पीएससी कोई नोटिफिकेशन निकालता है एग्ज़ाम की, तो उसमें अगर कोई रिजर्वेशन की अगर बात ही नहीं है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि आर्टिकल 33 में, आर्टिकल 33 के जरिए मेनली ये जो जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा किस तरह से फंडामेंटल राइट्स को वायलेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो रिजर्वेशन की जो सीट है एज पर द लॉ वो प्रोवाइड होनी चाहिए थी, लेकिन वो प्रोवाइड नहीं की गई है। तो इसके बेस पे आप कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नोटिफिकेशन हो गया, या नॉन लेजिस्लेटिव जो भी सोर्स ऑफ लॉ होता है ये भी मेनली लॉ के डेफिनेशन में आता है। देखिए क्या हुआ था 1973 में, सबसे पहले तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसको लॉ के डेफिनेशन से बाहर रखा था, लेकिन 1973 में जब केशवानंद भारती केस आता है तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है ये बोलते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होगा ये भी लॉ के डेफिनेशन में आएगा अगर ये वायलेट करता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस लॉ को हम क्या कर देंगे, नल एंड वाइड कर देंगे। ये बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब हम समझेंगे ऐसे फंडामेंटल राइट्स जो सिर्फ सिटीजन को अवेलेबल है, मतलब सिटीजन के लिए है और वो फॉरेनर के लिए नहीं है। जैसे कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 के अंदर क्या लिखा गया है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो इसके बेस पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, ठीक है, अगर होता है तो उसको प्रोहिबिट किया जाएगा मेनली। तो ये प्रोहिबिट करने का जो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो अधिकार है ये सिर्फ सिटीजन के लिए है। देन आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 क्या बोलता है, इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन अ मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। तो इसके लिए ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये सिर्फ सिटीजन के लिए अवेलेबल है, नॉट फॉर द फॉरेनर्स। देन आर्टिकल 19 क्या है, ये 6 राइट प्रोवाइड करता है, मेनली 6 फ्रीडम प्रोवाइड करता है, जैसे कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट हो गया, रेसिडेंट हो गया, प्रोफेशन। ये जो 6 फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 19 के अंदर में ये सिटीजन के लिए अवेलेबल है, ये फॉरेन के लिए अवेलेबल नहीं है। देन आर्टिकल 29 में क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट है एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़। तो जो माइनॉरिटीज़ का लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर की प्रोटेक्शन की बात है ये सिर्फ आर्टिकल 29 में लिखा गया है और ये सिर्फ सभी मतलब सिटीजन, इंडियन सिटीजन को प्रोवाइड किया गया है। देन आर्टिकल 30, आर्टिकल 30 क्या है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये भी सिटीजन के लिए अवेलेबल है, फॉरेन के लिए अवेलेबल नहीं है। अभी हम देखेंगे दोनों के लिए अवेलेबल है ऐसे फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है जो सिटीजन के लिए भी अवेलेबल है और फॉरेनर के लिए भी अवेलेबल है, लेकिन एक्सेप्ट जो एनिमी अलायंस है, जो एनिमी कंट्रीज है उनको छोड़ के, फॉरेन के अंदर में एनिमीज को छोड़ के, ठीक है, सभी के लिए अवेलेबल है। जैसे कि आर्टिकल 14 हो गया जिसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, लॉ सबके लिए समान होगा। देन आर्टिकल 20 बोलता है कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। देन आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 21 ये दैट इज राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। 22 क्या बोलता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन केस, ओके, सर्टन केसेस। देन आर्टिकल 23 राइट ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। देन 24 ये मेनली सभी के लिए अवेलेबल है। 24 में क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। देन 25 फ्रीडम ऑफ कन्विक्शन एंड फ्री प्रोपेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। रिलीजन की मेनली बात हो रही है यहाँ पे, जो रिलीजन का राइट है कि वो क्या कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस है उनके पास एंड फ्री प्रोपेशन है, प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड प्रोपेगेट कर सकते हैं अपने रिलीजन को। देन 26 टू 28, 26 में क्या है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। देन जो 27 है उसके अंदर क्या है, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन।
देन 28 में है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन द सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ओके, तो इस तरह से मेनली हमने फंडामेंटल राइट्स को देखा है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे राइट टू इक्वेलिटी। ओके, डिटेल में हम वन बाय वन अभी एक एक आर्टिकल को हम समझेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।